चलिए जी आते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे। सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर चलते हैं ये करेंसी फ्यूचर्स के जैसे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इनकी फंक्शनिंग होती कैसे है। सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के अंडर दो पार्टीज होती हैं, दोनों अग्री करती हैं कि एक फ्यूचर डेट पे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हम एक कमोडिटी को या अंडरलाइंग एसेट को बेचेंगे या खरीदेंगे। ये एक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दोनों पार्टीज में एंटर करता है। स्टैंडर्ड साइज की होती है, बाकी बिल्कुल इसका नेचर सेम होता है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है। फ्यूचर रेट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की जब बात होती है तो इसमें बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट फेच करने वाला अंडरलाइंग एसेट कौन हो सकता है? बॉन्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है बॉन्ड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम किस में डील करने वाले हैं? बॉन्ड्स में। अंडरलाइंग एसेट हो गया बॉन्ड। इस बॉन्ड को दो पार्टी अग्री करती है कि फ्यूचर में इस डेट पे हम खरीदेंगे या बेचेंगे, मतलब एक खरीदेगी दूसरी बेचेगी। दिस इज एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर देम। फ्यूचर रेट कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मींस फ्यूचर में आप इस बॉन्ड को बेचेंगे। फ्यूचर रेट कॉन्ट्रैक्ट टू बाय मतलब फ्यूचर में आप इस बॉन्ड को खरीदेंगे। अब इन बॉन्ड्स की प्राइसिंग कैसे होती है वो समझना, क्योंकि अभी जो टेबल आएगी उसको समझने के लिए आपको इसकी प्राइसिंग समझनी आनी चाहिए। हम जिन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं ये टिपिकली डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स के रूप में आप समझ सकते हो। होता क्या है, ये डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, फिर मार्केट में ये ट्रेड किए जाते हैं। तो बेचने वाले को फायदा क्या होता है? जितना पैसा उसका लगा वर्सेस जितना उसको मार्केट से मिल जाता है, ये उसका फायदा होता है। लेकिन अगर इसको सिंपल पर्सपेक्टिव से देखें, लेट्स सपोज एक बॉन्ड $100 वर्थ का है, नॉमिनल वैल्यू का है, इस पे इंटरेस्ट रेट आती है, नॉमिनल लेती हूं एक बार मैं 5% की। तो मार्केट में ये कितने पे ट्रेड होगा? 95 पे। इसकी लॉजिक समझो क्या है। आज इन्वेस्टर $95 इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिडेम्पशन पे $100 मिलेंगे, यानी उसने कमाई क्या करी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर? 5% का इंटरेस्ट कमा लिया। दिस इज हाउ दीज बॉन्ड्स आर वैल्यूड इन दी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, यानी इंटरेस्ट रेट 5% से मैं बढ़ा के कर देती हूँ 8%, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92, यानी कि बॉन्ड की वैल्यू गिर गई। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट will reduce the value of the bond, and because the value of the bond will reduce, आपके इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। ये तो सीधी सीधी चलेंगी। हम बात किसकी कर रहे थे? अंडरलाइंग एसेट की। अंडरलाइंग एसेट कौन है यहाँ पे? बॉन्ड। तो बॉन्ड की प्राइस अगर गिरेगी तो आपके फ्यूचर की भी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस गिरेगी। सिंपल फंडा। यानी यहाँ पे एक चीज हमें समझनी जरूरी है कि इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स रिलेशनशिप में चलती है, उल्टा चलती है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिरेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंडर जो अंडरलाइंग एसेट है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में या कॉन्ट्रैक्ट में, हम जिस असेट की बात कर रहे हैं उस असेट की वैल्यू गिर जाएगी। तो जब असेट की वैल्यू गिरेगी तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू गिरेगी। विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट the value of this future contract will go down। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये इंडिविजुअल क्या सोचेगा? आज वो 95 पे बैठा है, उसको उम्मीद है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, यानी उसके बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। तो क्यों नहीं आज इस बॉन्ड को वो बेच दे, यानी एट प्रेजेंट वो क्या करेगा? वो अपने बॉन्ड को बेचेगा। एट प्रेजेंट ही विल सेल हिज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल का मतलब वो बॉन्ड बेचेगा। तो आज तो वो बेच देगा, $95 रिसीव कर लेगा, यानी $95 उसके पास आ गए। और जब 3 महीने बाद में या कुछ टाइम बाद में ये इंटरेस्ट रेट 8% पे इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो बाय कर लेगा इन बॉन्ड को, यानी कि बाय कर लेगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। ही विल बाय फ्यूचर्स किस रेट में? 92 की रेट में। यानी आउटफ्लो उसने 92 का किया, इनफ्लो उसको 95 का हुआ, यहां पे उसको गेन हो गया $3 का, या कह लो 3% का। 100 के हिसाब से, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से आप इंटरेस्ट दोगे ना, तो 3% का यहाँ पे फायदा हुआ।
तो पोजीशन हेज कैसे हुई इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स से? जहां पे अगर उसने कोई लोन लिया होता, आज इंटरेस्ट रेट 5% पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा था, 3 महीने बाद में 8% पे इंटरेस्ट रेट पे करेगा, उसका नुकसान होता है 3% का, और फ्यूचर्स में ट्रेड करने की वजह से उसका फायदा होता है 3% का। ये सारी की सारी स्टोरी है इसकी। वापस से समझो, सीधा सीधा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिरती है, उसकी वैल्यू गिरती है। यानी फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिरेगी। तो एक इन्वेस्टर क्या करने की कोशिश करेगा? वो आज अपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बेच देगा, यानी कि वो अपने बॉन्ड्स को आज बेच देगा, 95 में बेचेगा, कैश रिसीव कर लेगा, और 3 महीने बाद में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की या बॉन्ड की वैल्यू 92 पे आ जाएगी, ये इस बॉन्ड को खरीद लेगा $92 में। यानी उसने कमाया क्या? $3। 100 पे $3 कमा लिया, यानी उसने 3% की कमाई कर ली। और अगर उसकी उसी टाइम पे कोई बोरोइंग चल रही है, वो इंटरेस्ट पे करता है 5% पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई 8% पे आ गई, उसको नुकसान हो गया फर्दर 3% से, अब उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। यहाँ पे फायदा हुआ 3% का, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 3% का, इसे कहते हैं पोजीशन हेज करना। अब ये वाली जो टेबल आएगी जो बुक में दी हुई है, वो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगी। ये टेबल क्या बोलती है, ध्यान से एक एक करके इसको देखते जाना। हम बात कर रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट राइज होगी, जो हमने केस लिया 5% से, जहां इंटरेस्ट रेट 8% पे अभी पहुंच रही थी। लोन एक्सपेंसिव हो गया, आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे, फ्यूचर की प्राइस गिरेगी, उससे क्या होगा? इन्वेस्टर आज उसको बेचेगा और बाद में उसको खरीदेगा। हमने एग्जैक्टली अभी जो एग्जांपल लिया, आज वो 95 में अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को या बॉन्ड को बेच देगा और फ्यूचर में उसी को खरीद लेगा 92 बॉन्ड्स में, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू राइज, एंड इफ एक्चुअली इंटरेस्ट रेट राइजेस, देन ही विल बाय दिस फ्यूचर्स इन द आफ्टर 3 months पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इससे ये 3% का गेन कमा लेगा, और इधर से 3% जो एक्स्ट्रा पे करेगा, ये नलिफाई होके इसकी नेट पोजीशन आ जाएगी। इफेक्टिवली आप फिक्स्ड इंटरेस्ट ही पे करेंगे। इसकी एब्सोल्युटली उल्टी पोजीशन होगी जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगी। इंटरेस्ट रेट फॉल के केस में आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस राइज होगी। दिस इज हाउ दिस होल टेबल विल वर्क। तो इन्होंने ये जो 2 रूल्स दिए हैं इसके, कि जब बोरोइंग होगी तो आप बीएस करिए, यानी कि फ्यूचर्स को आज बेच दीजिए और बाद में वापस खरीद लीजिए। दिस इज बीएस। दे हैव एक्सप्लेन्ड कि इसको सेल बोरोइंग के केस में, दिस इज बोरोइंग, बोरोइंग के केस में सेल दिस इज वन केस। मतलब कि ये वाला केस बोरोइंग का, जहां पे आप बोरोवर हैं, आपको डर है कि फ्यूचर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तो आप वहां पे क्या करें? आज फ्यूचर्स को बेच दें और बाद में जब वो सस्ते हो तो खरीद लें। इसका बिल्कुल ऑपोजिट डिपॉजिट के साथ होगा। सो आई होप विद दिस स्लाइड इज मोर क्लियर नाउ।